हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ सिर्फ प्यार का तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 2 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान मोहित के रूम से निकलकर सीधा नीचे पार्टी एरिया की तरफ चला गया। फंक्शन अभी भी चल रही थी। रेहान वेन्यू से थोड़ा पीछे ही रुक गया। उसने अपनी पैंट की जेब से अपना फ़ोन निकाला और देखा। उसमें ध्रुव और नीति के कई सारे मिस्ड कॉल थे। रेहान ने ध्रुव के नंबर पर कॉल लगा दिया। 1-2 रिंग के बाद कॉल रिसीव हो गया। रेहान ने बिना ध्रुव की बात सुने सीधा उसको पार्किंग एरिया में आने का बोल दिया और कॉल कट करके पार्किंग एरिया की तरफ चल दिया। रेहान जब पार्किंग एरिया में आया, सामने उसकी कार के पास ध्रुव और नीति खड़े थे। ध्रुव रेहान को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन रेहान को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी कोट की जेब से चाबी निकालकर ध्रुव की तरफ उछाल दी। ध्रुव ने हड़बड़ाकर चाबी कैच कर ली। रेहान उसको इग्नोर करते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इस वक्त रेहान के चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वह किसी बात से बहुत परेशान है। ध्रुव ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और नीति पीछे। ध्रुव ने कार स्टार्ट की और एक नज़र रेहान को देखा, जिसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह अपना सर सीट पर टिकाकर आंखें बंद किए हुए बैठा रहा। ध्रुव को भी इस वक्त कुछ भी बोलना सही नहीं लगा। उसने कार पहले नीति के घर की तरफ मोड़ दी। आधे घंटे बाद नीति को उसके घर छोड़कर कार मल्होत्रा मेंशन की तरफ मोड़ दी। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं बोला। गाड़ी मेंशन में आकर रुकी तो ध्रुव के कहने पर रेहान कार से उतरकर अंदर की तरफ चला गया। ध्रुव उसके पीछे चलने लगा। रेहान अपने रूम में जाकर अपना कोट उतारकर बेड पर फेंक दिया और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। रेहान एकटक बाहर की तरफ देख रहा था। तभी उसके आगे एक हाथ आया जिसमें सिगरेट जल रही थी। रेहान ने एक नज़र सिगरेट को देखा, फिर वापस सामने देखने लगा। ध्रुव उसकी तरफ सिगरेट करते हुए, पी ले, थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा। रेहान कुछ नहीं बोला और सामने देखने लगा। ध्रुव रेहान से, अब बताएगा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? इस बार भी रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव रेहान से, तुम मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा हो। बचपन से हम साथ हैं। तुम्हारी हर आदत मैं जानता हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हें इतना परेशान तब देखा था जब दादी के पैरालाइज्ड की खबर सुनी थी और उसके बाद आज देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, वह परेशानियों से नहीं डरता, लेकिन आज मुझे एक बेचैनी दिख रही है तेरे चेहरे पर। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं देख सकता। और ड्रेसिंग रूम में चला गया। हर छोटी बड़ी परेशानी में हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और मैं जानता हूँ आज मेरे भाई को मेरी जरूरत है। ध्रुव के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि रेहान ने उसे कसकर गले से लगा लिया। कुछ देर बाद ध्रुव को अपने शर्ट पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। ध्रुव मेरी प्रिंसेस, ध्रुव के गले लगे रोते हुए कहा। रेहान थोड़ी देर उसके गले लगे रोता रहा। ध्रुव ने भी उसे रोने दिया। कुछ देर बाद रेहान थोड़ा शांत हुआ। ध्रुव उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। रेहान सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। ध्रुव एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। 10 मिनट की शांति के बाद ध्रुव बोला, मुझे नहीं पता था कि प्यार मेरे भाई को रोना भी सिखा देगा। ध्रुव की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। ध्रुव ने कहा, रेहान अब पूरी बात बता, देवदास क्यों बनकर बैठा है? रेहान ने कहा, वह बहुत मासूम है, वह मुझसे 10 साल छोटी है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ उनको प्यार करने से। मैं मर रहा हूँ उनके दूर हो जाने के ख्याल से, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स की वजह से सेल्फिश नहीं हो सकता। उनकी मासूमियत, उनका बचपना नहीं छीन सकता। आज जो मैं देख कर आ रहा हूँ उसके बाद मुझे डर लग रहा है। हम सिर्फ 1 घंटा साथ थे। उस 1 घंटे में प्रिंसेस मुझसे इतना अटैच हो गई थी कि मुझसे दूर जाने की बात से वह रोने लग गई। उस वक्त उनके चेहरे पर मासूमियत की जगह बेचैनी थी। मुझसे दूर जाने की। अभी वह बच्ची है, प्यार का मतलब नहीं समझती है। जिस दिन उनको समझ आएगा वह कैसे इस फीलिंग्स को हैंडल करेगी। 28 साल का होकर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी 18 साल की मासूम सी प्रिंसेस कैसे संभालेगी अपने आप को? ध्रुव, आई होप कि जो मैं उनकी आंखों में देख कर आ रहा हूँ वह मेरा वहम हो, और अगर यह सच हुआ तो मेरा मासूम सा बच्चा, मेरी प्रिंसेस, अपनी एज से पहले ही बड़ी हो जाएगी। ध्रुव ने कहा, रेहान, पर इसमें गलत क्या है? एज इज नॉट अ बिग डील, आजकल तो चलता है। और रही बात फीलिंग्स की, तो मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू संभाल लेगा उसे। वैसे भी वह एक ऐसी एज में है जिसमें फीलिंग्स जल्दी डेवलप हो जाती है, तो उसको अपने आप से प्यार करने से नहीं रोक सकता। और तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे उसे हो गया है प्यार तुमसे। ध्रुव की आखिरी बात सुनकर रेहान का दिल धड़क उठा। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने माही का हंसता हुआ चेहरा आ गया। रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल बेचैनी उतर आई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने माही का आंखों में आंसू लिए चेहरे पर बेचैनी लिए उसे देख रही थी। रेहान ने झट से अपनी आंखें खोल दी और अपने बालों में उंगलियां फंसाकर बैठ गया। ध्रुव रेहान से, तू इतना मत सोच। अगर तू चाहे तो मैं नीति को बोल देता हूँ तेरी प्रिंसेस से बात करने के लिए। नीति काउंसलिंग कर ले उसकी। रेहान ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ध्रुव ने कहा, वैसे भाभी का नाम क्या है? रेहान ने ध्रुव को घूर कर देखा। ध्रुव ने कहा, ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे यार, मेरे भाई की जान मेरी भाभी ही तो हुई। रेहान कुछ पल सोचकर, माही। रेहान ने पहली बार माही का नाम लिया। उसको एक अलग सुकून भरी फीलिंग आई। दूसरी तरफ सो रही माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान, अब मैं प्रिंसेस से नहीं मिलूंगा। अगर यह उनका अट्रैक्शन हुआ, जो इस एज में नॉर्मल है, तो उनको मूव ऑन करना इजी होगा। ध्रुव ने कहा, और अगर यह प्यार हुआ तो? रेहान कहने लगा, अगर यह प्यार हुआ तो फिर मुझे मेरी प्रिंसेस से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उनको खुद दूर कभी नहीं जाने दूंगा। ध्रुव ने कहा, यह हुई ना मेरे भाई वाली बात। अच्छा, अब देवदास मत बन। टाइम देखा है, 1 बज रहा है। चल, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर ध्रुव वॉशरूम में चला गया। रेहान वही सोफे पर बैठा सोचते हुए खुद से कहने लगा, प्रिंसेस, मैं अपने प्यार से आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ। आपकी कमजोरी नहीं बनना मुझे। आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए यह दूरी जरूरी है बच्चा। लेकिन जिस दिन मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत है, उस दिन से आपको खुद से 1 मिनट के लिए दूर भी नहीं करूँगा। जिंदगी हो आप मेरी। अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा आपको। कुछ देर बाद ध्रुव वॉशरूम से बाहर आया और सीधे बेड पर जाकर गिर गया। ध्रुव के आने के बाद रेहान वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद वापस आकर ध्रुव की साइड में लेट गया। रेहान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह एकटक सेलिंग को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद आंखें भारी होने लगी। 3 बजे मुश्किल से उसकी आंख लगी। अगली सुबह होटल में 7 बजे। रात को देर से सोने की वजह से तीनों लड़कियां आराम से सोई हुई थी। दिया की नींद उसके लगातार बज रहे फ़ोन की वजह से खुली। वह आंखें कसमसाते हुए उठी, टेबल से अपना फ़ोन उठाया और देखा कि मोहित का कॉल आ रहा है। दिया ने कहा, गुड मॉर्निंग भैया। मोहित, गुड मॉर्निंग गुड़िया। तुम तीनों 8 बजे तक रेडी होकर बाहर आ जाना। ब्रेकफास्ट करके हमें निकलना है, फिर रास्ते में शॉपिंग भी कर लेंगे। दिया ने कहा, जी भैया, और फिर कॉल कट कर दिया और बेड की तरफ देखा, जहां माही और अंजलि एक दूसरे से चिपक कर सो रही थी। दिया ने वापस अपना फ़ोन टेबल पर रखा और उन दोनों को उठाने के लिए बेड की तरफ बढ़ गई। दिया, अंजलि, गुड्डू उठो, हमें जाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। अंजलि, दी, बस थोड़ी देर। दिया, नहीं, फिर हम लेट हो जाएंगे, भैया हमें शॉपिंग नहीं कराएंगे। चलो उठो जल्दी। शॉपिंग का नाम सुनकर अंजलि उठकर बैठ गई, लेकिन माही अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कोई बहुत अच्छा सपना देख रही हो। दिया, मैं नहाने जा रही हूँ, तू गुड्डू को उठा देना। इतना बोलकर दिया बैग में से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई और अंजलि माही को देखने लगी। अंजलि, माही उठ, भैया ने रेडी होने को बोला है, जल्दी, फिर शॉपिंग भी करनी है। माही, सोने देना अंजलि थोड़ी देर। अंजलि ने फिर से कहा, उठ जा माही, नहीं तो भैया शॉपिंग नहीं करवाएंगे हमें। थोड़ी देर बाद माही उठकर बैठ गई। उसकी हरी आंखों में अभी भी थोड़ी सी नींद थी, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। इतने में दिया भी वॉशरूम से बाहर आ गई और कहने लगी, उठो जल्दी से रेडी हो जाओ, भैया ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। भैया के पास जाने का नाम सुनकर माही की बची खुची नींद उड़ गई और फटाफट बेड से नीचे उतर गई और दिया के पास जाकर बोली, दीदू, चलो ना भैया के पास चलते हैं, मुझे हैंडसम हीरो से भी मिलना है। माही की बात सुनकर दिया और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखने लगी, जैसे एक दूसरे से पूछ रही हो कि इसको हैंडसम हीरो अभी भी याद है। दिया प्यार से बोली, गुड्डू, तुम्हारे हैंडसम हीरो तो चले गए होंगे रात को ही। माही जल्दी जल्दी ना में सर हिलाकर बोली, नहीं दीदू, वह नहीं जाएंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, वह मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो ना दीदू, हम हैंडसम हीरो के पास चलते हैं, मेरा दिल कर रहा है उनसे मिलने का। दिया कुछ सोचकर, अच्छा ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन पहले रेडी तो हो जाओ, ऐसे जाओगी तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। माही मासूमियत से, हाँ दीदू, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, आप रुको, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। यह बोलकर माही फटाफट से वॉशरूम में चली गई।
उसकी हड़बड़ाहट देखकर अंजलि और दिया हैरान थी। अंजलि वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए, दी, यह तो अभी तक हैंडसम हीरो की रट लगाकर बैठी हुई है। मुझे तो लगा सुबह तक भूल जाएगी। दिया सोचते हुए, अब यह कभी नहीं भूलेगी उन्हें। अंजलि नासमझी के भाव से, क्यों दी? दिया बात को टालते हुए, कुछ नहीं, जाओ तुम भी रेडी हो जाओ। दिया थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी सोचती रही, फिर अपना सर झटकाकर तैयार होने लगी। कुछ देर बाद माही वॉशरूम से बाहर आई और उस वक्त वह बाथरूम में थी जो उसके घुटनों से नीचे तक था, क्योंकि वह कपड़े ले जाना भूल गई थी। फिर उसने अपने बैग में से कपड़े निकाले और वॉशरूम की साइड में बने छोटे से चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में तीनों तैयार हो गई। माही जल्दी से उनके पास आई और बोली, दीदू, अंजलि चलो, हम लेट हो रहे हैं। हैंडसम हीरो मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे मिलना है उनसे। दिया बैग पैक करते हुए, बस गुड्डू, यह कपड़े बैग में रख दूं, फिर बैग भी भैया के रूम में ही ले जाएंगे। माही, जल्दी करो दीदू। कुछ देर बाद तीनों तैयार होकर मोहित के रूम में चली गई। मल्होत्रा मेंशन। सुबह 8 बजे। रात को देर से सोने की वजह से रेहान और ध्रुव अभी तक सो रहे थे। उनकी नींद नीचे से आ रहे शोर की वजह से खुली। रेहान और ध्रुव आंखें कसमसाते हुए, ध्रुव, यह सब सुबह सुबह कौन शोर मचा रहा है? रेहान उसकी तरफ देखकर बिना कुछ बोले बेड से उतरकर बाहर की तरफ चल दिया। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए सामने 20-22 साल का हैंडसम सा लड़का, जिसकी हाइट रेहान के जितनी ही थी, वह कुछ देखने में भी रेहान के जैसा ही था। वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए रेहान को देख रहा था। लड़के को देखकर रेहान के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। लड़का भागकर रेहान के गले लग गया और बोला, आई मिस यू सो मच भाई। रेहान, वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हाँ, यह है वरुण मल्होत्रा, रेहान के चाचा का इकलौता बेटा और रेहान का छोटा भाई वरुण। क्या भाई, आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने की? रेहान सीरियस टोन में, तुम्हें चाचू के साथ ऑफिस ज्वाइन करना था इंडिया में, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वरुण नौटंकी करते हुए, भाई, मैं थोड़े दिन की छुट्टियाँ लेकर आया हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। क्या भाई, मैं यूएस से इंडिया आया हूँ आपसे मिलने, आप मुझे डांट रहे हो? मैं इतनी दूर से आया हूँ, कुछ खाने पीने का पूछिए, थोड़ा आराम करने का बोलिए। रेहान घूरते हुए, तुम कल की फ्लाइट से वापस जा रहे हो? वरुण मिमियाते हुए, सॉरी भाई, रहने दीजिए ना, बस 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, वापस मत भेजिए प्लीज। ध्रुव सीढ़ियों से नीचे आते हुए, वरुण, तू कब आया इंडिया? वरुण ध्रुव के गले लगते हुए, ध्रुव भाई कैसे हो आप? आज ही आया हूँ, और देखो ना भाई, रेहान भाई मुझे कल ही वापस भेज रहे हैं, मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। ध्रुव रेहान को घूरते हुए, तू रुक, जितने दिन भी रुकना है छोटे, मैं भी देखता हूँ यह तेरा जल्लाद भाई कैसे वापस भेजता है तुझे। मजे कर छोटे, तेरा ध्रुव भाई अभी जिंदा है। रेहान गुस्से से ध्रुव को घूरने लगा। वरुण ध्रुव के पास जाकर उसके कान में बोला, भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप ज्यादा बोल गए हो? ध्रुव वरुण को घूरते हुए, चुप कर। वरुण छोटा सा मुंह बनाकर साइड में खड़ा हो गया। रेहान सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हुए वरुण को, तुम्हारा रूम। रेहान इतना बोलकर अपने रूम की तरफ चला गया। वरुण ध्रुव के गले लगकर, थैंक यू ध्रुव भाई। ध्रुव ऐश कर छोटे। उसके बाद वरुण और ध्रुव भी रूम में जाकर फ्रेश होने लगे। माही, अंजलि और दिया तैयार होकर मोहित के रूम की तरफ चली गई। माही फटाफट दरवाजे के पास जाकर उसे जोर जोर से नॉक करने लगी। कुछ सेकंड बाद मोहित ने दरवाजा खोला। माही जल्दी से जाकर उसके गले लग गई। मोहित उसके इस रिएक्शन पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। माही मोहित से दूर हुई और अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग भैया। मोहित मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग गुड्डू। पीछे से दिया और अंजलि भी आ गई। उन्होंने भी मोहित को विश किया। माही मोहित से अलग होने के बाद फटाफट कमरे के अंदर चली गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। वह बड़ी सी मुस्कान के साथ सारे कमरे में अपनी हरी आंखें घुमाने लगी। रूम में कुछ नहीं दिखा तो भागकर बालकनी में चली गई। पीछे खड़े मोहित, अंजलि और माही उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। जहां अंजलि थोड़ी हैरान थी, वहीं मोहित और दिया परेशान नजरों से उसको देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो वह क्या ढूंढ रही हो। माही बालकनी से निकलकर मोहित के सामने खड़ी हो गई और मोहित से बेचैनी भरी आवाज में पूछा, भैया, हैंडसम हीरो कहाँ चले गए? आप बुलाओ उनको, मुझे मिलना है उनसे। मोहित उसका सवाल सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और नकली मुस्कान के साथ,
सबकी तरफ देखकर बोला, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने वाला था। बताओ तुम सबके लिए क्या ऑर्डर करूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। यह बोलकर वह इंटरकॉम की तरफ चला गया। दिया ने परेशान नजरों से मोहित को देखा। उसे भी पता था कि मोहित माही की बात को इग्नोर कर रहा है। अब अंजलि भी कुछ कुछ समझ रही थी। मोहित ने जब माही की बात का जवाब नहीं दिया तो वह भागकर मोहित के सामने खड़ी हो गई। भैया बताओ ना, कहाँ है मेरे हैंडसम हीरो? मुझे मिलना है उनसे अभी। मोहित प्यार से, गुड्डू बच्चा बाद में मिल लेना, पहले कुछ खा लेते हैं। माही जिद करते हुए, नहीं नहीं, मुझे अभी मिलना है, आप बुलाओ उनको। मोहित थोड़े गुस्से से, गुड्डू जिद नहीं, बोला ना। वह यहाँ से चले गए। मोहित की बात सुनकर माही रोने लगी। उसे रोना इस बात पर आ रहा था कि उसका हैंडसम हीरो चला गया। माही रोते हुए, नहीं वह नहीं जाएंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था वह मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आप बुलाओ उनको, मुझे हैंडसम हीरो चाहिए। भैया मुझे मेरे हैंडसम हीरो चाहिए, आप लेकर आओ उनको। माही को रोते हुए देखकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। दिया और अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए। पहली बार उन्होंने माही को ऐसे जिद करते हुए देखा था, क्योंकि माही किसी चीज़ के लिए ऐसे जिद नहीं करती थी। उसको एक बार प्यार से समझा दो तो वह मुस्कुराते हुए मान जाती थी। लेकिन आज उसका बिहेव हमेशा से बहुत अलग था। उसमें मासूमियत की जगह किसी चीज़ की तरफ नजर आ रही थी। मोहित माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर प्यार से बोला, गुड्डू तू रो मत बच्चा, मैं मिलवा दूंगा, पहले थोड़ा खा ले। माही ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और थोड़ा पीछे को जाते रोते हुए बोली, नहीं मुझे अभी मिलना है, नहीं खाना मुझे, मेरे हैंडसम हीरो चाहिए। माही के ऐसी पागलों जैसे बर्ताव पर तीनों हैरान रह गए। वह किसी की नहीं सुन रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी और बस एक ही रट लगाए जा रही थी कि उसको हैंडसम हीरो चाहिए। रो रो कर उसका चेहरा लाल हो गया। मोहित को उसके ऐसे बर्ताव पर गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से चीखते हुए माही से बोला, माही एक बार बोला ना तुम्हें, नहीं है यहाँ, वह चले गए यहाँ से। और यह क्या तुम जिद पकड़ कर बैठी हो? मुझे हैंडसम हीरो चाहिए। वह कोई खिलौना नहीं है जो तुमने मांगा और हमने तुम्हें लाकर दे दिया। जानती हो क्या तुम उनके बारे में? कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या जानती हो तुम? बताओ बस जरा, उन्होंने तुमसे प्यार से बात क्या कर ली? तुमने तो हक ही समझ लिया उन पर अपना। मोहित को इतने गुस्से से बात करते देखकर तीनों सहम गई। माही अपनी आंखों में आंसू लिए उसको देखती रही। फिर मोहित माही के सामने आकर थोड़े गुस्से से बोला, माही एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। अब तुम्हारी यह जिद दोबारा मुझे नहीं चाहिए। नहीं है वह यहाँ और ना ही कभी आएंगे, इसलिए अब कोई जिद नहीं। मोहित की बात सुनकर माही के चेहरे पर एक दर्द नजर आने लगा, जो मोहित ने भी बखूबी से देखा। उसको माही से ऐसे बात करना बुरा भी बहुत लग रहा था, लेकिन यह जरूरी भी था। माही आंखों में गुस्सा लिए मोहित को देखने लगी। माही को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सबसे प्यारी चीज मोहित उससे छीन रहा है। वह आंखों में गुस्सा लिए मोहित को देखकर गुस्से में बोली, भैया आप बहुत गंदे हो। आप मुझे मेरे हैंडसम हीरो से दूर कर रहे हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। गंदे हो आप। माही इतना बोलकर सोफे पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। माही के शब्द मोहित को बुरे लगे थे और आंखों में पानी आ गया और दूर खड़ा माही को देखते हुए सोचने लगा, गुड्डू मत कर ऐसा, मत जाओ उस रास्ते पर जो अभी तेरे लिए बना ही नहीं है। अभी तू बहुत छोटी है बच्चा, मत चल प्यार के रास्ते पर। आज पहली बार तूने अपने भैया पर गुस्सा किया क्योंकि तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे तेरे प्यार से दूर कर रहा हूँ। वापस आ जा मेरी गुड़िया, अभी सही वक्त नहीं है। दूसरी तरफ रेहान अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अचानक से उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। रेहान ने अपनी टाई की नॉट को ढीला किया और बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा। तभी दरवाजा खोलकर ध्रुव अंदर आया। उसने रेहान की ऐसी हालत देखी तो परेशान होकर उसकी तरफ भागा। ध्रुव क्या हुआ है तुम्हें? रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया और बेड पर जाकर बैठ गया। उसने सर नीचे करके अपने बाल कसकर पकड़ लिए। ध्रुव उसके पास जाकर बैठ गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। रेहान बताओ क्या हो रहा है तुम्हें? रेहान आई एम नॉट फीलिंग वेल, बहुत घबराहट हो रही है। यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा दिल बाहर आ जाएगा। ध्रुव रेहान को शांत कराते हुए, रिलैक्स रेहान, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आउट। रेहान बेचैन होते हुए, प्रिंसेस वह ठीक नहीं है। ध्रुव मेरा बच्चा तकलीफ में है, इसलिए मुझे इतनी बेचैनी हो रही है।
ध्रुव समझाते हुए। रिलैक्स रेहान, तू ज़्यादा सोच रहा है माही के बारे में, तू रिलैक्स कर। ध्रुव वहाँ से उठकर टेबल पर रखा पानी लाकर रेहान के हाथ में पानी पकड़ा दिया। रेहान ने एक घूंट में ही सारा पानी खत्म कर दिया। पानी का ग्लास वापस ध्रुव को देकर पीछे बेड पर गिर गया। अपने बाहें फैलाकर ऊपर सीलिंग को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपककर बेडशीट को भिगोने लगे। रेहान लगातार छत को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू की एक धारा निकल गई। प्रिंसेस, प्लीज मत तड़पाइए, मत तकलीफ दीजिए खुद को। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसा करोगी तो मैं रोक नहीं पाऊंगा खुद को। प्लीज बच्चा। ध्रुव बेड के पास खड़ा रेहान को देख रहा था। आज पहली बार वह अपने भाई को किसी के लिए ऐसे तड़पता हुआ देख रहा था और रेहान को देखकर सोचने लगा, मुझे नहीं पता माही तुम कौन हो, कैसी हो, बस मुझे इतना पता है अगर मेरे भाई को तुमसे प्यार हुआ है तो ज़रूर तुम स्पेशल होगी। प्लीज़ मेरे भाई को संभालो, यह तड़प रहा है तुम्हारे लिए, प्लीज़ जल्दी इसके पास आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ मोहित तीनों लड़कियों को लेकर वापस घर जा रहा था। टैक्सी में बिल्कुल शांति थी। उन सबको देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि वह लोग खुशी खुशी घूमने आए होंगे। आगे बैठा मोहित आगे की शीशे से लगातार माही को देख रहा था। उसे अपनी मासूम सी बहन को ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा था। पीछे अंजलि और दिया भी खामोशी से बैठी हुई थी। और माही, वह तो जैसे यहाँ है ही नहीं। वह पीछे कार के विंडो से सर लगाकर बैठी हुई थी, एकटक बाहर की तरफ देखे जा रही थी। आज वह किसी भी एंगल से पहले वाली मासूम माही नहीं लग रही थी, जो अपनी मासूम हरकतों से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती थी। करीब 1 घंटे बाद टैक्सी माही के घर के सामने आकर रुकी। मोहित कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। दूसरी तरफ से दिया और अंजलि भी उतर गई। माही वैसे ही विंडो से सर लगाकर बैठी हुई थी। उसे जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। मोहित ने दिया की तरफ देखा। दिया ने मोहित के देखने का मतलब समझते हुए माही की साइड का ध्यान से दरवाज़ा खोला और माही से बोली, दिया, गुड्डू, चलो घर आ गए हैं हम। माही ने दिया की तरफ भोला सा चेहरा बनाकर देखा और रोती हुई आवाज़ में बोली, दीदू, मुझे नहीं जाना घर, मुझे हैंडसम हीरो के पास जाना है। माही की बात सुनकर तीनों परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर कुछ सोचकर दिया माही को देखकर प्यार से बोली, गुड्डू, माँ पापा हमारा वेट कर रहे होंगे, अंदर एक बार उनसे मिलकर फिर हम चलेंगे तुम्हारे हैंडसम हीरो से मिलने। माही रोते हुए मासूमियत से, सच्ची दीदू, हम जाएंगे हैंडसम हीरो के पास? दिया, हाँ गुड्डू, सच्ची, पर पहले अंदर चलो। आज दिनेश जी ने छुट्टी ली हुई थी, इसलिए वह आज घर पर ही थे। कविता जी और दिनेश जी हॉल के सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी घर के दरवाजे से उन्हें सब बच्चे आते हुए दिखे। अपने बच्चों को देखकर वह खुश हो गए। माही ने जब अपने पापा को देखा तो रोती हुई भागकर उनके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अपनी बच्ची को रोता देखकर दिनेश जी और कविता जी परेशान हो गए। दिनेश जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे और परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ गुड्डू, मेरा बच्चा इतना क्यों रो रहा है? कविता जी, हाँ गुड्डू, बताओ क्या हुआ, किसी ने परेशान किया है क्या? माही रोते हुए उनके चेहरे की तरफ देखकर, पापा, भैया मुझे हैंडसम हीरो के पास नहीं लेकर जा रहे हैं, उन्होंने मुझे डांटा भी है, उनसे कभी बात नहीं करूँगी। वह बोल रहे हैं हैंडसम हीरो कभी मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे हैंडसम हीरो चाहिए। आप भैया को बोलो वह मुझे मेरे हैंडसम हीरो लाकर दें, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आप बोलो भैया को मुझे लाकर दे हैंडसम हीरो को। दिनेश जी और कविता जी हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें माही की बातें समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने एक नज़र दूर खड़े मोहित को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। फिर माही की तरफ देखकर प्यार से, गुड्डू, यह हैंडसम हीरो कौन है जिसके लिए मेरा बच्चा इतना रो रहा है? माही मासूमियत से, पापा, हैंडसम हीरो मेरे हैंडसम हीरो हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके पास जाना है, आप चलो ना मेरे साथ, उनको लेकर आते हैं, मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखूँगी, कभी दूर नहीं जाने दूँगी, वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे उनके साथ रहना है, आप चलो ना पापा मेरे साथ। दिनेश जी और कविता जी भी उसकी बातें सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने परेशान नज़रों से मोहित, दिया और अंजलि को देखा, जो खुद बहुत परेशान दिख रहे थे। दिनेश जी माही को कविता जी के पास छोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और थोड़ा सीरियस टोन में बोले, ये गुड्डू क्या बोल रही है और कौन है यह हैंडसम हीरो
जिसके पास जाने की जिद कर रही है। मोहित परेशानी से, पापा, मैं आपसे और माँ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। आपको सब बता दूंगा, प्लीज। पहले आप गुड्डू को शांति से समझा दीजिए कि उसकी जिद नाजायज है। वह हमारी बात नहीं समझ रही है। आप और माँ इसको समझाओगे तो वह समझ जाएगी। दिनेश जी गहरी नज़रों से मोहित को देखा। अब उन्हें भी मामला कुछ कुछ समझ आ गया था। उन्होंने अपनी नज़रें नीचे की और कुछ देर सोचा और एक गहरी सांस लेकर माही की तरफ चले गए। वह अपनी मम्मा के गले से लगी हुई थी। दिनेश जी सीरियस टोन में, दिया, अंजलि, गुड्डू को रूम में लेकर जाओ और आराम करो, थक गए होंगे तुम लोग। दिनेश जी की बात सुनकर दिया और अंजलि माही की तरफ जाने लगी। माही ने अपने पापा की बात को सुनकर रोते हुए कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी रूम में, मुझे हैंडसम हीरो के पास जाना है। पापा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मैं नहीं जाऊंगी रूम में। दिनेश जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना एक बार, जाओ रूम में। दिनेश जी ने इतने जोर से चिल्लाया था कि एक पल के लिए सब सहम गए। माही कविता जी से चिपक गई। कविता जी ने माही को जोर से पकड़ लिया और दिनेश जी की तरफ देखकर बोली, मोहित के पापा, थोड़ा शांत हो जाइए। गुड्डू डर रही है, थोड़ा आराम से भी बात हो सकती है, बच्ची है वह अभी। दिनेश जी, कविता जी, गुड्डू को रूम में लेकर जाइए। कविता जी माही को लेकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। माही की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दिया और अंजलि भी उनके पीछे पीछे चली गई। नीचे हॉल में मोहित और दिनेश जी ही थे। वह दोनों थके कदमों से सोफे पर आकर बैठ गए। मोहित, पापा, आपको गुड्डू पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी आज उस पर बहुत गुस्सा कर दिया था। बहुत सेंसिटिव है इन मामलों में। दिनेश जी, यह हैंडसम हीरो कौन है? मोहित कुछ पल सोचकर, रेहान मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ। दिनेश जी हैरान नज़रों से मोहित को देखने लगे, क्योंकि वह भी रेहान मल्होत्रा के बारे में जानते हैं। उनकी गुड्डू मेंसन मल्होत्रा के पास जाने की जिद कर रही थी, जिसे वह एक मुलाकात भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिनेश जी परेशान होते हुए, गुड्डू उनसे कैसे मिली? फिर मोहित ने दिनेश जी को सारी बात बताई जो भी होटल में हुआ था। मोहित की बात सुनकर दिनेश जी और भी ज़्यादा परेशान हो गए। अब वह कैसे समझाएंगे अपनी बच्ची को कि जिसके पास वह जाना चाहती है वह उनकी हैसियत से बहुत दूर है। मोहित, पापा, हमें ध्यान से गुड्डू को समझाना होगा। रेहान उसका अट्रैक्शन नहीं है, प्यार है। हमारी कोई भी लापरवाही गुड्डू के लिए गलत साबित होगी। दिनेश जी, क्या रेहान को पता है गुड्डू की इस हालत का? मोहित, मुझे नहीं लगता है पापा, लेकिन कल रात को भी गुड्डू को रेहान ने ही संभाला था। और पापा, जो प्यार मैंने गुड्डू की नज़रों में रेहान के लिए देखा है, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार रेहान की नज़रों में था हमारी गुड्डू के लिए। और उसका प्यार मुझे कल रात का नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह पहले से ही गुड्डू से प्यार करता है। वह जैसे हमारी गुड्डू के लिए कर रहा था, एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे हमारी गुड्डू से ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की कोई नहीं होगी। लेकिन हम उसका स्टेटस भी नहीं भूल सकते। बहुत रईस फैमिली है उनकी। हम तो कहीं से उनका स्टेटस मैच नहीं कर सकते हैं। ऊपर रूम में माही अपनी मम्मा के गले लगकर रो रही थी। कविता जी उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। दिया और अंजलि भी परेशान नज़रों से माही को देख रही थी। कविता जी, चुप हो जा गुड्डू। तुझे पता है ना तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते हैं। वह आज थोड़े से परेशान थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांट दिया। देखना थोड़ी देर में कैसे तेरे पास तुझे मनाने आते हैं। माही रोते हुए, नहीं मम्मा, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, ना ही भैया और ना ही पापा। दोनों मुझे डांट रहे हैं। मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मुझे कोई हैंडसम हीरो के पास नहीं लेकर जा रहा है। कविता जी, नहीं गुड्डू, तुम तो हम सबकी जान हो। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो और बताओ क्या खाएगा मेरा बच्चा? मैं वही बनाकर लेकर आती हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुमने। माही बेचैन होते हुए बोली, नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना है। मुझे हैंडसम हीरो के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बस उनके पास जाना है। कोई मुझे लेकर नहीं जा रहा है। सब मुझे डांट रहे हैं। मैं हैंडसम हीरो से भी नाराज़ हूँ। वह मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनसे भी बात नहीं करूँगी, लेकिन मुझे फिर भी उनके पास जाना है। मैं उनको डांटूंगी। माही की बात सुनकर कविता जी परेशानी से दिया और अंजलि की तरफ देखने लगी। बाहर दरवाजे के पास खड़े दिनेश जी और मोहित आंखों में आंसू लिए हुए उसे देख रहे थे। वह माही को मनाने आ रहे थे। अपनी मासूम सी बच्ची को ऐसे तड़पता हुआ देखकर उनका दिल भी दुख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। दिनेश जी अपने मन में सोचते हुए, गुड्डू, सॉरी मेरी बच्ची, मैं एक अच्छा पापा नहीं हूँ जो तेरी विश नहीं पूरा कर सकता।
लेकिन मेरी बच्ची, जो तू मांग रही है वह मैं चाहकर भी तुझे नहीं दे पाऊंगा। हम उनके जितने बड़े नहीं हैं। अपने पापा को माफ़ कर देना मेरा बच्चा। दिनेश जी अपने आंसू साफ करते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। दूसरी तरफ रेहान भी अपने ऑफिस की विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रोया हो। पता नहीं कितने घंटे से वह वहीं पर खड़ा था। अब उसकी मासूम प्रिंसेस तड़प रही थी तो रेहान कैसे शांत हो सकता था। उसका मन कर रहा था कि वह भागकर अपनी प्रिंसेस के पास चला जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह भी मजबूर था। मोहित की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह एक भाई की फीलिंग की भी कद्र करता था, लेकिन वह अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। इस स्टोरी के दो पहलू है, एक टीनेजर का प्यार है और दूसरा एक मैच्योर आदमी की मोहब्बत। प्यार दोनों को है, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। 2 दिन बाद मल्होत्रा मेंशन। रेहान, ध्रुव, वरुण और शेरा डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। 2 दिनों से रेहान का हाल बहुत बुरा था। बात तो पहले से भी ज़्यादा वह नहीं करता था, लेकिन अब तो उसने अपने मुंह पर ताला ही लगा हुआ रखा था। न उसे खाने का होश, ना ही सोने का। सारा टाइम वह अपने ऑफिस की विंडो के पास खड़ा रहता था। उसकी आंखें हर समय लाल ही रहती थी। 2 दिन से उसने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं था। आज भी ध्रुव और वरुण जबरदस्ती उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आए थे। ध्रुव ने कुछ चीज़ें वरुण और शेरा को बता दी थी। पहले तो वह खुश हुए कि उनको भाभी मिल गई है, फिर जब ध्रुव ने आगे की बात बताई तो दोनों परेशान हो गए। वरुण रेहान की तरफ देखकर, भाई अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं बड़ी मॉम को बता दूंगा। रेहान ने वरुण की तरफ घूरकर देखा। उसके घूरने से वरुण डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, भाई मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अगर आपको भाभी की इतनी ही याद आ रही है तो आप चले क्यों नहीं जाते उनसे मिलने। जहाँ तक मुझे पता है मेरा भाई इतना भी डरपोक नहीं है कि भाभी के घर वालों की पिटाई से डर जाए। रेहान ने खा जाने वाली नज़रों से वरुण को घूरकर देखा। वरुण एकदम से सहम गया। वही ध्रुव और शेरा वरुण की लास्ट लाइन सुनकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था अगर वह खुलकर हंसे तो रेहान नाम के जल्लाद से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ध्रुव आग में घी डालने के मकसद से वरुण से बोला, वरुण इतने भी डरपोक कहने का क्या मतलब। क्या तू इनडायरेक्ट रेहान को डरपोक बोल रहा है। वरुण हैरानी से ध्रुव की तरफ देखने लगा। वरुण बेचारे की हालत तो कटी पतंग जैसी हो गई। उसको अपने ऊपर रेहान की जलती हुई नज़रें महसूस हो रही थी। वरुण अपने बचाव के लिए रेहान को देखकर नकली स्माइल से बोला, भाई मैं तो आपका मूड ठीक कर रहा था। नहीं तो मुझे पता है मेरा भाई किसी से नहीं डरता, बल्कि सबको डरा कर रखता है। वरुण ने अपनी बात बोल तो दी, लेकिन उसे अगले ही पल याद आया। उसने अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। ध्रुव और शेरा ने उसकी बेवकूफ़ी पर सर पीट लिया। थोड़ी देर बाद वरुण मायूसी से ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्योंकि वह एक बेवकूफ़ भरी बातें अपने भाई का मूड ठीक करने के लिए ही कर रहा था। वह अपने रेहान भाई से बहुत प्यार करता था। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन रेहान ने उसकी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, जिससे वरुण मायूस हो गया। थोड़ी देर में सब ऑफिस के लिए निकल गए। वरुण भी उनके साथ ऑफिस जाता था। वैसे तो उसे ऑफिस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह हमेशा रेहान के आसपास रहे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करता जिससे उसके भाई का मूड ठीक हो जाए, इसलिए वह चला जाता था। माही का घर। माही अपने कमरे में बेसुध सी बेड पर सोई हुई थी। इन 2 दिनों में उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी। सारा दिन बस अपने रूम में ही सोती रहती थी। कविता जी रूम में ही उसे खाना खिलाने जाती थी। पहले तो 1-2 दिन उसने बहुत जिद की हैंडसम हीरो से मिलने की, लेकिन कल से वह कुछ नहीं बोली थी, बस एक पुतले की तरह सोई रहती थी। कोई उससे बात करने जाता तो ना ही उसकी तरफ देखती और ना ही बात करती, बस कविता जी की आंखों में एक बार देख लेती जिसमें आंसू भरे हुए होते। कविता जी अपने हाथों से खाना खिलाती और वह रोबोट की तरह मुंह खोलते हुए और खाती रहती। कविता जी से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उनकी मासूम सी बेटी 2-3 दिन में कितना बदल गई थी। अब वह पहले वाली माही नहीं लग रही थी। वह हमेशा अपनी मम्मा से बहस करती रहती थी और बात बात पर अपने आप को मासूम बोलती थी। कविता जी माही को खाना खिलाकर नीचे आ गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर दिनेश जी, मोहित और दिया बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं खा रहा था। सबकी प्लेट में खाना ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे कविता जी ने उनको परोस कर गई थी। कविता जी उनके पास खाली चेयर पर बैठ गई। कविता जी थोड़ी नाराज़गी से बोली, गुड्डू ने खाना खा लिया है, अब आप लोग भी खा सकते हो। और आप लोगों को मेरी बच्ची की झूठी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसका ध्यान रख लूँगी। आप लोग बस अपने आप से मतलब रखिए।
मोहित, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमें भी फिक्र है गुड्डू की, हम भी बहुत प्यार करते हैं अपनी गुड्डू से। कविता जी, अगर प्यार करते तो उसकी तकलीफ समझते और रेहान को एक बार मिलवा देते उससे। उसे ऐसे बेजान पुतला बनते हुए नहीं रहने देते। दिया, पापा, माँ भैया ठीक कह रही है, हमें रेहान को गुड्डू की कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, वह जरूर कुछ करेंगे। प्लीज पापा, प्लीज भैया, कुछ कीजिए। मोहित, रेहान कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं है, कोई भी आकर उससे मिल ले। उससे एक मुलाकात के लिए महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और हम जैसों को उनको देखना भी नसीब नहीं होता। दिया कुछ देर सोचकर, भैया उस दिन गुड्डू ने रेहान के फ़ोन से कॉल किया था आपको, आप उनको एक बार कॉल करके देखिए। मोहित दिया की बात पर सोचने लगा, फिर उसने एक नज़र अपने पापा की तरफ देखा जो चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर लग रहा था जैसे कोई उनको ज़बरदस्ती खिला रहा हो। अपनी बच्ची की तकलीफ का दुख उन्हें भी था, लेकिन वह किसी को जाहिर नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से सबके सामने अपने आप को कठोर बनाकर बैठे हुए थे। नाश्ता करने के बाद दिनेश जी और मोहित ऑफिस चले गए। दिया 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी। माही को देखकर उसका मन ही नहीं करता था कहीं भी जाने का, इसलिए वह घर पर ही थी। दोपहर को कविता जी किचन में खाना बना रही थी, दिया भी उनकी हेल्प कर रही थी। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। दिया ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अंजलि खड़ी थी। दिया, अंजलि तुम? आओ अंदर। अंजलि, दी माही कैसी है? कल से अच्छी है या नहीं? दिया, नहीं अंजलि, माही अभी भी अपने रूम में ही है। तभी कविता जी बाहर आई और अंजलि उन्हें देखकर बोली, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? कविता जी, जिसकी बच्ची इतनी परेशान हो वह माँ कैसी हो सकती है? अंजलि, अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं माही को बाहर लेकर जा रही हूँ। गोलगप्पे और आइसक्रीम खिलाऊंगी उसको, और आप देखना कैसे खिलखिलाती हुई वापस आएगी आपकी गुड्डू। कविता जी, अच्छा हुआ अंजलि तूने ऐसा सोचा, तेरे साथ जाने के लिए वह मना नहीं करेगी। ऐसा करना, मुझसे थोड़े पैसे लेकर जाना, उसका जो भी दिल करे उसे दिलवा देना, और तुम भी अपने लिए ले लेना। अंजलि खुश होते हुए, सच्ची आंटी? कविता जी, हाँ, अब ज़्यादा खुश मत हो, नहीं तो पैसे नहीं दूंगी। अंजलि, नहीं नहीं आंटी ऐसा मत करना। कविता जी, अच्छा अब जाओ गुड्डू को उठा दो, सो रही होगी वह। अंजलि ऊपर माही के रूम में चली गई। नीचे कविता जी और दिया वापस किचन में आकर काम करने लगी। तभी उनको अंजलि के जोर से चीखने की आवाज़ आई। कविता जी और दिया एकदम से डर गई। उन्होंने डर से एक दूसरे को देखा और फिर माही के रूम की तरफ भाग गई। जैसे ही वह रूम में एंटर हुई, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह से चीख निकल गई। सामने देखा, माही बिस्तर पर बेसुध सी लेटी हुई थी। उसके नाक से खून निकल रहा था, जिससे उसका पूरा चेहरा भरा हुआ था, साथ में चादर पर भी खून था। अंजलि रोते हुए माही को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उठ नहीं रही थी। आज की कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।